जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आइज। यानी कि हम उन जीव जंतुओं की बात करने वाले हैं जो जिंदा हैं, लिविंग है। ठीक है, यानी कि लिविंग वर्ल्ड है, वो भी एक दुनिया है, लेकिन उस दुनिया को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हम बात करने वाले हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, है ना। और उससे भी पहले हम बात करेंगे बेटे कि सेल क्या होता है। उसी सेल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। ठीक है, पूरी जो दुनिया है बेटे वो सारी की सारी दुनिया सेल से बनी होती है। उस सेल के बारे में भी हम जानेंगे कि भाई ये सेल होता क्या है। ठीक है, और इनविजिबल चीजें यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो खोज हुई, किसने की, कैसे हुई, ठीक है, हर चीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। बड़ा ही आसान ये आपका चैप्टर होने वाला है। आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें इस चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो। ठीक है, उसके अंदर इतनी डिटेल्ड चीजें नहीं थी जितनी इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, उस चैप्टर में डायरेक्ट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका जो चैप्टर था वो स्टार्ट होता था, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको सेल के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। ठीक है, हमारी जो आंखें हैं बेटे केवल उन्हीं चीजों को देख सकती हैं जो एक सर्टेन साइज से बड़ी हों। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होता है, जब चीजें ज्यादा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी होने लग जाती हैं तो हमारी जो आइज की कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो बाहर चली जाएंगी, तो उससे छोटी चीजों को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हम पास से कितना देख सकते हैं तो 0.25 सेंटीमीटर के आसपास है कि भाई हम उतनी पास से साफ साफ चीज देख सकते हैं, और उससे अगर और पास में जाएंगे तो हमें चीजें धुंधली दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटे इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, उनको देखा कैसे गया? जब वो इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहे तो फिर पढ़ा कैसे गया उनके बारे में, उनके लिखा कैसे गया साइंस की बुक में, हम पढ़ क्यों रहे? देखिए क्या होता है बेटे, क्या हुआ स्टार्टिंग में ना लोगों ने देखा कि भाई एक डिस्कवरी हुई किसकी, एक कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास की, यानी कि एक मुड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा दिखा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसे कलर का, ऐसे ऐसे ऐसा एक कांच का टुकड़ा होगा भाई ऐसा। ठीक है, बीच में से तो मोटा था ये, ठीक है, और साइड साइड में पतला था, जिसको आप लेंस के नाम से जानते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, इसको लेंस बोला गया। अब हमने देखा है बेटे कि भाई ये लेंस क्या करते हैं, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी लेंस की वजह से क्या हुआ, कोई छोटी सी चीज होगी वो बड़ी होकर दिखनी, तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया अरे यार जब ये छोटी सी चीज इतनी बड़ी दिख रही है तो क्यों, तो हो सकता है अगर हम इस लेंस की पावर को और बढ़ा दें तो हम और भी छोटी चीजों को बड़ा कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खोजने की शुरुआत थी वो आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, तो धीरे धीरे इस जो लेंस का इस्तेमाल कर करके जो साइंटिस्ट थे हमारे बेटे उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से हमने बहुत सारी चीजों को, लिविंग क्रिएचर्स को, टाइनी लिविंग क्रिएचर्स को बेटे खोजा। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे खोजा गया। ठीक है, और ये जो जो टाइनी क्रिएचर्स हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि बेटे हमारे आसपास अगर हम देखें, लुक अराउंड अगर हम करें तो हमको बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे, एनिमल्स मिल जाएंगे जो कि अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग कलर के हैं। ठीक है, कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो बेटे बहुत ज़्यादा अलग है और एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अब हम बात करें तो इन सभी को, जो भी जिंदा चीज़ें हैं उनको बेटे हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या? ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब मैं बात करता हूं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो यानी कि माइक्रो यानी कि छोटा, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु, यानी कि वो सबसे छोटी चीज़ जो जिंदा है, और माइक्रो है बहुत छोटी है लेकिन जिंदा है। ठीक है, जिसको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, उन चीज़ों को बोलते हैं बेटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई यहाँ पर अगर आप देखें एक छोटा सा ये बेटे पानी की बूंद गिर गई, तो पानी की बूंद में अगर आप देखें तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी दिख रही है ना। तो इसी वजह से इसी तरीके का इस्तेमाल कर कर क्या किया गया, लेंसेज को और सुधारा गया और नए नए माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बनाए गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई खोज किसने करी, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट आ गया दुनिया में जिसने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बना दिया और उसने सेल को खोज लिया, तो बेटे यहां पर आपको दो बंदों का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगा कि दुनिया में सबसे पहले बार सेल की खोज किसने करी। तो देखिए 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बेटे, रॉबर्ट हुक। कौन बेटे? रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक बुक निकाली जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उनकी बुक का नाम था बेटे माइक्रोग्राफिया। अब इस बुक के अंदर क्या था, सबसे पहले अगर बुक के बारे में जानने से पहले अगर हम देखें बेटे वो केयरफुल ऑब्जर्वर थे, है ना, स्किल्ड आर्टिस्ट थे, यानी कि उनको अच्छे से ड्राइंग वगैरह भी आती होंगी। तो उन्होंने डिटेल ड्राइंग बना रखी थी, किन चीज़ों की? टाइनी चीज़ों की। लेकिन टाइनी चीज़ों की ड्राइंग बनाई तो दिखी कैसे? उन्होंने टाइनी चीज़ों को बेटे बड़ा करके दिखा रखा था। ठीक है, उन्होंने टाइनी चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा करके अपनी बुक के अंदर दिखा रखा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टूल का इस्तेमाल किया जिसको हम जानते हैं माइक्रोस्कोप के नाम से। उन्होंने
उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। उसकी पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं थी, वो बस 200 से लेके 300x यानी कि 300 टाइम गुना चीज़ों को बड़ा करके दिखाता था। ठीक है, वन डे ही लुक्ड एट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, उन्होंने कॉर्क को देखा, पेड़ की छाल होती है कॉर्क। ठीक है, उन्होंने उसको देखा, उसके अंदर उन्होंने देखा अरे ये छोटे छोटे गड्ढे, उसके स्पेसेस यानी कि खाली जगह उनको दिख रही थी, जो कि कंपार्टमेंट जैसे लग रहे थे, छोटे छोटे बॉक्स लग रहे थे उनको, हनी कॉम्ब जैसे। अभी मैं आपको चित्र भी दिखाता हूं। यहां पर अगर आप इस ड्राइंग को देखेंगे यहां पर, तो आपको बीच बीच में बेटे ये छोटे छोटे डब्बे 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 दिखेंगे, खाली खाली आपको डब्बे दिखेंगे, और ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कॉर्क थी। ठीक है ना, अब ये इसके बारे में एक चीज मैं और बता दूं बेटे, ये जो कॉर्क जो खोजी गई थी, ठीक है, ये जो कॉर्क का जो सेल मिला है उनको, ये बेटे एक डेड सेल है। ठीक है, क्या है ये? एक डेड सेल है। ठीक है, यानी कि मृत था, ये मरा हुआ था। ठीक है, अब बात करें कि भाई ये तो मरा हुआ सेल था, तो सेल की खोज कैसे हो गई? तो पहली बार तो खोजा गया था जो सेल, वो बेटे हमारा डेड सेल था। ठीक है, उन्होंने इस सेल की ड्राइंग बनाई और उसको बुक के अंदर दिखा दिया। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड इन द साइंस। और दुनिया में ये वो पहली बार हुआ कि एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, सेल। ठीक है, इसी सेल का वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, ये सेल रॉबर्ट हुक ने ही हमको दिया था। ठीक है, अराउंड द सेम टाइम 1660s में एक बंदा और आता है, उसने क्या किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने तो भाई पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया। इन्होंने क्या किया? डच साइंटिस्ट थे बेटे, इन्होंने पहली बार जिंदगी में अच्छे अच्छे लेंस बनाए। ठीक है, अपना खुद का इन्होंने क्या करा बेटे? एक बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, और पहली बार इन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब किया टाइनी लिविंग थिंग्स को, जैसे कि बैक्टीरिया को पहली बार देखा गया, ब्लड सेल्स को पहली बार देखा गया। ठीक है, और इसीलिए इस वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, और जो इन्होंने सेल की खोज करी थी बेटे, वो पहली बार लिविंग सेल की खोज हुई थी। लिविंग सेल की खोज आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो दो तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया में पहला खोजा गया सेल कौन सा था, तब आप लिखोगे भाई रॉबर्ट हुक ने खोजा था कॉर्क की छाल को देखकर। ठीक है, और दूसरा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे पहले लिविंग सेल कौन सा खोजा गया था, तो वो खोजा था बेटे, किसने खोजा था? वो खोजा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को खोजा गया था। ठीक है, ये पहला हमारा जो रॉबर्ट हुक का वो है, क्या नाम है, माइक्रोस्कोप बेटे, उनका माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता था थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं कि भाई ये सेल है क्या? ये सेल बार बार हम देख रहे हैं, सेल 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 सेल, ये सेल है क्या? ये क्या फोन में लगने वाली बैटरी वाला सेल है? नहीं नहीं नहीं। तो अब ये सेल है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिंदा चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, वो सारी की सारी चीज़ें बेटे सेल से मिलकर बनी हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें बेटे सेल से मिलकर बनी हैं। अब ये सेल क्या होता कैसा है, दिखता कैसा है? देखिए, अगर मैं बताऊं बेटे आपको, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इन्होंने, ये आप कर तो नहीं सकते लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि बेटे क्या है ये ना, इन्होंने प्याज की झिल्ली ली है। अब प्याज की झिल्ली अगर आप देखें ना, प्याज के ऊपर एक पतली सी परत होती है, उसको अगर आप उतार देना तो ऐसे दिखेगी वो। ठीक है, और उसी को जब आप सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे यानी कि माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, ये और बीच में बिंदी बिंदी सी को मिलेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब इसमें क्या क्या दिख रहा है बेटे आपको? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक पूरा ना दीवार के जैसे दिख रहा है ना, पूरा दीवार के जैसे दिख रहा है, पूरा स्ट्रक्चर जो है दीवार के जैसे दिख रहा है। और इस दीवार में एक चीज कॉमन है कि जो डिजाइंस है ना, ये हर जगह आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये और इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या आपको एक काली काली बिंदी दिख रही है। ये बिंदी है क्या? ठीक है, ये क्या है? ठीक है, और ये एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री से बिल्कुल अलग अलग दिख रही है ना, एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री से बिल्कुल अलग अलग दिख रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटे ये एक सिंगल चीज की, ये एक केवल एक बॉक्स की, इसी को हम बोलते हैं सेल, इसी को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, क्योंकि अगर हमको दीवार बनानी हो, हमको घर बनाना हो, हमको बिल्डिंग बनानी हो, तो एक ईंट लगानी पड़ेगी, एक ईंट लगाने से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी जो शुरुआत होती है बनने की, वो होती है बेटे सेल से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस अनियन सेल की, तो इसमें दुनिया की जितने भी सेल है उसमें आपको कुछ चीज़ें बेटे कॉमन दिखी जाएंगी, यूनिवर्सल कंपोनेंट आपको दिखी जाएंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे बेटे सेल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की,
न्यूक्लियस की, साइटोप्लाज्म की। आप बोलेंगे भैया आपने सेल वॉल तो छोड़ ही दिया, आपने सेल वॉल तो छोड़ ही दिया, आपने सेल वॉल के साथ धोखा क्यों कर दिया, सेल वॉल क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बेटे ये सेल वॉल हर किसी में नहीं पाया जाता है, ये सेल वॉल केवल प्लांट के अंदर पाया जाता है, केवल प्लांट के अंदर पाया जाता है और सम बैक्टीरियाज के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये बेटे नहीं पाया जाता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। हमारे जो मेन कंपोनेंट हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये लिक्विड जैसा जेली जैसा भरा रहता है इसके अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बीच में ये जो आपको ये बिंदियां बिंदियां दिख रही है न्यूक्लियस है, और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ये बेटे सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। अगर हम देखें बेटे तो इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि भाई सेल मेम्ब्रेन लिखी हुई है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन देखिए, यहाँ पे बाउंड्री है ना, ये पूरी बाउंड्री जो है ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इसके बीच में ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा जेली जैसा होता है ये, और बीच में जो हमारी बिंदी जो आपको दिख रही थी इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये ब्रेन होता है, जैसे आपका दिमाग होता है ये ब्रेन होता है किसी भी सेल का। अब इन्हीं तीन चीज़ों के हम काम याद करेंगे। पेपर में आएगा भाई कि सेल मेम्ब्रेन का काम बता दो, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का काम, आपको काम लिखना पड़ेगा। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म का काम लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहीं पर आपके तीनों काम हम यहीं पर आपके कवर कर लेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले बेटे, अगर हम देखें ध्यान से देखिएगा, सेल के किसी भी सेल के 3 मेन पार्ट होते ही होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बता दिए है ना। 3 मेन पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन बेटे है क्या? ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटे, ये आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज न्यूक्लियस, बीच में जो होता है राउंड गोल गोल सा वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसके ऊपर भी एक छोटी सी मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक है, और उसके बीच में बेटे एक फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और मैंने आपको बताया था सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल हो गया, ठीक है, अनियन पील सेल हो गया, उनके पास एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। यानी कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि यहां पर ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि हमारे नीचे वाले तो सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, इसी को हम बोल देते हैं बेटे सेल वॉल। ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, अब इन चारों चीज़ों के हम बेटे काम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आपके नोट्स भी यहीं से बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटे कि सेल मेम्ब्रेन के काम क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम, सबसे बड़ा काम तो बेटे यही है कि ये क्या करता है, देखो, एनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि बांध के रखता है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को। ठीक है, कोई भी अंदर का सामान इस सेफ रखता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री तय कर रही है, पूरी की पूरी बाउंड्री बना दी इसने, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म भी है और इसी के अंदर बेटे आपका सेल और न्यूक्लियस भी है। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन का, इट एनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि बांध के रखेगा भाई, क्लोज करके रखेगा उनको। ठीक है, और सबसे बढ़िया काम कि सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम द अनदर, यानी कि ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। देखिए यहाँ पर 3 सेल के जोड़े दिख रहे हैं आपको, 3 सेल दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। किसकी वजह से पता लग रहा है कि 3 है? ये इस बाउंड्री की वजह से। तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है बेटे, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है बेटे, तो सारी बाउंड्रीज को अलग अलग कर रहा है और एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रहा है। तो यानी कि 2 काम तो हमने पढ़ लिए, पहला कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को बांध के रखेगा, अंदर पैक रखेगा, दूसरा एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करेगा। इसके अलावा इट इज पोरस, पोरस यानी कि थोड़े थोड़े गड्ढे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इट अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ। ये कोई भी जो भी हमको चीज़ें चाहिए, मान लीजिए सेल को गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये उसको अंदर आने देगा। ठीक है, और इसके अलावा जो चीज़ें गंदी रह गई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालेगा, यानी कि ज़रूरतमंद चीज़ों को तो अंदर आने देगा और जिनका काम नहीं है उनको बाहर निकालने के भी ये काम आता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के आपको 3 काम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरी जो बॉडी थी आपकी बेटे, वो थी आपकी कौन सी, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का काम क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं बच्चों। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहला कंटेन्स अदर कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल एंड कंपाउंड, यानी कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट ऑफ द सेल होते हैं, बाकी जो बच गए हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं।
ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ सॉल्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बड़ी क्लासेस में यानी कि 9th क्लास में आप पूरा अच्छे तरीके से इस सब के बारे में आप अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब जितने भी जो बेटे एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ प्रोसेस की, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी बेटे क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। यानी कि जो लिक्विड होता है, ये जो पूरा का पूरा जो ये लिक्विड जो भरा हुआ है, इसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, जो भी सेल काम करेगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही बेटे सब कुछ होता है। ठीक है, समझ आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 काम हमने पढ़ लिए हैं, सेल मेम्ब्रेन का काम देख लिया, साइटोप्लाज्म का भी काम देख लिया। अगला बच गया न्यूक्लियस चाचा। अब न्यूक्लियस तो भैया मैंने पहले ही बताया था, जैसे आपके पास दिमाग है ना, जैसे आपके पास दिमाग है तो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस सेल का दिमाग होता है। सारे काम क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब न्यूक्लियस ही करता है। तो क्या करेगा बेटे ये, इट रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल। जो भी सेल के अंदर काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ, और ग्रोथ करवाने का भी ये काम करता है। ठीक है, तो तीनों मेजर पार्ट के, सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल को भी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के, साइटोप्लाज्म के और न्यूक्लियस के काम हमने देख लिए हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या था बेटे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बांध के रखेगा, यानी कि पैक करके रखेगा। ठीक है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करेगा, पोरस होता है तो इसी वजह से जो जरूरी चीजें हैं उनको बेटे अंदर आने देगा और जो खराब चीजें उनको सेल से बाहर निकलने देगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है बेटे, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, और जितने भी कंपोनेंट होते हैं एक्स्ट्रा वाले कंटेंट, जो भी कंपोनेंट होते हैं सेल के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे के सारे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस तो ब्रेन होता है, तो ब्रेन का काम क्या होता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और ग्रोथ को कंट्रोल करना। ठीक है, और जो हमारा अगला आता है बेटे वो है सेल वॉल। सेल वॉल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेल वॉल किसके अंदर होती है बेटे, प्लांट के अंदर होती है। तो सेल वॉल की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा लेयर होती है ये। ठीक है ना, ये रिजिडिटी देती है प्लांट को बेटे, क्योंकि प्लांट बेटे हमारी तरह चलते फिरते नहीं है, वो एक जगह खड़े रहते हैं। तो उनको रिजिडिटी, एक कठोरता प्रदान करना, स्ट्रेंथ देना, ताकत देना किसका काम होता है, सेल वॉल का काम होता है। और अगर मैं सेल वॉल के बारे में एक चीज आपको बताऊं तो सेल वॉल बेटे हमेशा क्या होती है, डेड होती है। सेल वॉल हमेशा डेड सेल के अंदर आती है। तो जो कॉर्क खोजी गई थी वो इसीलिए डेड थी क्योंकि वो प्लांट सेल के अंदर का पार्ट था। ठीक है, अधिकतर जो प्लांट सेल के अंदर के जो सेल होते हैं वो टिश्यू, जो सेल होते हैं बेटे आपके, वो डेड होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं उसके अंदर। जो भी ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब जो मिलेंगे वो सब के अलावा जो बाहर की जो लेयर्स होती है वो डेड सेल्स की बनी होती है, क्योंकि प्लांट बेटे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे यहां पर बेटे, यहां पर आपको 2 सेल देखने को मिलेंगे। एक आपका है बेटे एनिमल सेल और बी आपका है बेटे प्लांट सेल। इन दोनों में अंतर की बात करें, देखिए आपको सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो इधर भी हैं और जो इधर भी हैं, जो इधर भी हैं, जो इधर भी हैं। जैसे कि बेटे न्यूक्लियस, जैसे कि बेटे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इधर भी है, न्यूक्लियस इधर भी है। ठीक है, जैसे कि बेटे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी है। जैसे कि बेटे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बेटे इधर भी है ये वाली, और सेल मेम्ब्रेन इधर भी है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है बेटे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पूरा लिक्विड जो है ब्लू वाला, ये इधर भी है, और ये पूरा ब्लू वाला देखिए ये इधर भी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या है, कुछ नहीं है। तो हमको 3 चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं, जो कौन कौन सी हैं बेटे, सेल वॉल है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा बेटे क्लोरोप्लास्ट है। अब ये हरे हरी चीजें आपको देख रहे होंगे, ये देखिए हरे हरे चीज देख रहे हैं ना, क्या होता है बेटे, जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो क्या करते हैं बेटे, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर आपने 7वीं क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल के अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और वैक्यूल, अब ये वैक्यूल क्या है, देखिए यहां पर आपको देख रहे हो कुछ भी नहीं है, ये खाली सी जगह है, ये खाली सी जगह है ना। तो वैक्यूल बेटे एक स्टोरेज के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या होता है, पेड़ के पास एक्स्ट्रा एक जगह होती है। ठीक है, स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो अपना वेस्ट को इकट्ठा कर सकता है, जो भी चीजें हैं वो इकट्ठे करके रखेगा। इसके अलावा ये जो वैक्यूल है प्लांट को एक शेप भी देती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम प्लास्टिड, अच्छा एक चीज और होती है बेटे
इनके अंदर प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड के अंदर ही अगर हम बात करें एक क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड होता है, ठीक है, ये आप 9th क्लास में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटे क्लोरोफिल होता है, हमको पता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं। अगर पूछे पेपर आए, पेपर में लिखा है कि भाई क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, तो भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बना पाते हैं, ठीक है। और नॉन ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट होता है, यानी कि जहां पर ग्रीन कलर नहीं होता है वहां पर ये नहीं होता है, ठीक है ना। जितनी भी जगह पर नॉन ग्रीन पार्ट है, जहां पर क्लोरोफिल नहीं होता है, वहां पर स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ जगह होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। यानी कि वैक्यूल का इतना काम है बेटे, स्टोरेज करेगा बस ये, ठीक है, स्टोरेज के लिए है, कुछ ना कुछ इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, जैसे कि वेस्ट, गेट रिड ऑफ वेस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा शेप जो होती है वो भी मेंटेन रहती है सेल की, ठीक है। इसके अलावा बेटे स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, और सपोर्ट होता है, ठीक है, सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, और एनिमल सेल के अंदर बेटे वैक्यूल आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर होता भी है तो बहुत ज्यादा वो स्मॉल होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, ठीक है। दीज स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द वाटर, और जो भी पानी के अंदर चीजें घुली होती हैं उन्हीं चीजों को ये थोड़ा सा इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि हमारे जो एनिमल सेल है उनके अंदर वैक्यूल की ज्यादा जरूरत बेटे नहीं होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। हम कह सकते हैं कि सेल एक लिक्विड का बैग तो है नहीं, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटे, ठीक है, तो जिसके बारे में आपने जान लिया। अब बात करें ये सेल कितने टाइप के होते हैं, वेरिएशन इन शेप, शेप कितनी तरह की होती है, कितने तरह के शेप होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, क्या सारे सेल एक जैसे होते हैं, क्या सारे सेल एक जैसा काम करते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए मान लीजिए आपकी जो हड्डियां है ना बेटे, आपकी हड्डियां एकदम सॉफ्ट टिश्यू से, सॉफ्ट सेल से बनी होती, एकदम गिलगिली से, एकदम पानी जैसे सेल होते हैं आपकी हड्डियों के, तो क्या आप सीधे खड़े रह पाते। और आपका जो दिल है वो हड्डियों के सेल से बना होता, तो क्या आपका हार्ट जो है पंप कर पाता, नहीं कर पाता ना। तो देखिए क्या होता है, अगर नॉर्मल सी अगर हम देखें तो बेटे जैसा काम वैसा ही शरीर का आकार, ठीक है, यानी कि जैसा जिस सेल का काम होता है, जैसा जिस सेल का फंक्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका बेटे शेप होता है, स्ट्रक्चर उसका होता है। अगर मैं बात करूं ये नर्वस सेल की देखो, नर्वस सेल का काम होता है बेटे सिग्नल्स को पहुंचाना, संदेशों को इधर से उधर पहुंचाना, ठीक है। ये मसल सेल है आपका, ठीक है, मसल सेल स्पिंडल शेप का है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मूवमेंट देगा आपको। लेकिन नर्वस सेल तो क्या करेगा, सिग्नल्स को इधर उधर पहुंचाएगा। अब एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको चांटा मारे, ठीक है, और आपको पता ही ना चले कि आपको चांटा लगने वाला था, ठीक है, अगर आपको पता है, देखिए मान लीजिए आपने गर्म तवे पे आपका हाथ चले गया, तो तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं, है ना, आप तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। आपका शरीर ऐसे काम करता है, ब्रेन को पता लगता है, ओहो जल्दी जल्दी भागो भागो गर्म चीज लगी, ठीक है, तो आपका हाथ अपने आप हट जाएगा। लेकिन अगर वही सिग्नल आपको ब्रेन को पता ही ना लग पाए कि भाई मेरा हाथ तो गर्म चीज पे गया है, और 2 मिनट के बाद पता लगे ब्रेन को कि भाई मेरा सिग्नल जो गर्म चीज पे मेरा हाथ गया, हटाना पड़ेगा उसको, तब तक तो आपकी बॉडी के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो नर्वस सेल को क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ेगा। तो इसके लिए इनका बड़ा होना जरूरी है और एक पूरा नेटवर्क होना बहुत सारा जरूरी है। तो उसी के हिसाब से इसकी शेप है, इतनी लंबी शेप है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा नेटवर्क, एक इससे बहुत सारे नर्वस सेल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जैसा शेप होगा वैसा ही आपका जो सेल होगा बेटे वो दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा शेप की अगर मैं बात करूं तो स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, ठीक है, रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, हर तरह के ये हो सकते हैं, लॉन्ग थिन जैसे मर्जी हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द वर्क, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क, फंक्शन पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द यूनिक शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हेल्प देम टू कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जैसा उनका काम होगा उसी प्रकार के वो स्पेसिफिक फंक्शन को बेटे कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दे परफॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग इन द इनर सरफेस ऑफ द चीक, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारे चीक सेल्स होते हैं, ठीक है, इनर चीक सेल्स होते हैं, जो हमारे गाल के अंदर के जो चीक सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एक फ्लैट पूरा का पूरा हमको फ्लैट सेल्स होते हैं वो, ठीक है, वो हमको प्रोटेक्शन देते हैं कि भाई कटफट ना लग जाए, ठीक है। ऐसे न्यूरॉन्स की बात करें, नर्वस सेल्स की बात करें, ठीक है, उनका काम मैसेज को इधर उधर पहुंचाना है, ठीक है। तो ये एलोंगेटेड शेप्स के होते हैं,
ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं क्योंकि एक पूरा जाल बनाना पड़ेगा इनको, ताकि हर बॉडी पार्ट के पास क्या पहुंच जाए बेटे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास सिग्नल पहुंच जाए। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग हमारे सेल के साइज एंड शेप होता है। ठीक है, प्लांट के अंदर भी बेटे सेल की वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उनके अंदर भी रेक्टेंगुलर टाइप के, एलोंगेटेड, ओवल, इवन, ट्यूब लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे प्लांट के अंदर भी। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करा है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तंत्रिका, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, वो भी अलग अलग टाइप के सेल से बेटे मिलकर बना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स प्रेजेंट इन द फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप के अंदर अलग टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जिससे कि खाना हमारा नीचे की तरफ चले जाता है। ठीक है ना, दिस मूवमेंट पॉसिबल बिकॉज ऑल सेल्स आर थिन होते हैं, ये पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पिंडल शेप के होते हैं। ठीक है, जो भी स्पिंडल शेप के सेल होते हैं बेटे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, कभी फैलते हैं कभी सिकुड़ते हैं, इसी वजह से मूवमेंट आ पाती है और उस मूवमेंट की वजह से आपका जो खाना है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, मसल सेल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्टमक वॉल हो गई। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको सेल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक सेल था। ठीक है, इसके बाद एक कई सारे सेल, देखिए सिंगल सेल जब इकट्ठा होता है, कई सारे लाखों सेल जब मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है और कई सारे टिश्यू से बेटे एक ऑर्गन बनता है। जब कई सारे ऑर्गन मिलकर एक काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा बॉडी का जो होता है बेटे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड होती है, पूरी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारा जो शरीर है वो काम करता है। ठीक है, सेल जो होता है बेसिक यूनिट होता है क्योंकि इसी से हमारा जो शरीर है बेटे वो बना होता है। ठीक है ना, जस्ट लाइक अ ब्रिक, जैसे कि एक ईंट होती है। ठीक है, जो वॉल बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है, तो हमारे शरीर बनाने के लिए भी क्या होता है बेटे, एक सेल की जरूरत होती है। और सिमिलर सेल, एक जैसे सेल मिलकर क्या करते हैं बेटे, टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, और कई सारे अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बेटे, ऑर्गन बनाते हैं। और अलग अलग ऑर्गन जब एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या होता है बेटे, सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाता है। तो ये आप पूरा का पूरा ये सिस्टम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, these level of organisms help us to understand how simple building blocks like cell come together to form a complex living being। हम ये देखते हैं कि एक छोटे से सेल ने किस प्रकार एक पूरी की पूरी दुनिया, किस प्रकार एक पूरा का पूरा इंसान, जीव जंतु, मानव या कोई भी जीव जंतु क्रिएट कर दिया। जो शुरुआत कहाँ से हुई बेटे, एक छोटे से सेल से। तो ऐसे लोग या ऐसे जीव जंतु जो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी यानी कि बहुत ज़्यादा सेल, ल्यूलर यानी कि बहुत सारे सेल, मल्टी सेलुलर यानी कि यानी कि बेटे बहुत सारे सेल, बहुत 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 सारे सेल से मिलकर जो जीव जंतु बनते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। ठीक है, यहाँ तक कि प्लांट भी आपके बेटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन भैया आपने तो कहा था कि हम तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मल्टी सेलुलर होते हैं? देखिए क्या होता है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। कुछ होते हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेटे सिंगल सेल्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे बड़ा सेल जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, जो कि 130 mm से 170 mm के बीच का हो सकता है डायमीटर उसका। ठीक है ना, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये पीला पीला न्यूक्लियस हो जाता है, चिकनी चिकना जो ये होता है बेटे साइटोप्लाज्म हो जाता है और बाउंड्री हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये हर सेल के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सेल के बारे में अब तक जो हमने पढ़ा वो सब सेल के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे बेटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब हमारा चैप्टर बढ़ गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ। देखिए बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बेटे छोटा, छोटा छोटा बाबू। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है बेटे जीव। ठीक है, यानी कि वे छोटे छोटे जीव जंतु, यानी कि वे टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, वे टाइनी लिविंग क्रिएचर्स जो जिंदा हूँ। ठीक है,
ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे आर सो स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसलिए इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो केवल एक सेल से बनते हैं, यानी कि यूनी यानी कि वन, सेलुलर यानी कि एक ही सेल। एक ही सेल से मिलकर बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा हो गया। ठीक है, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, जैसे कि हमने इंसान, हम भी मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, जैसे कि फंजाई या फंगी और अलगाई। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अब ये सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटे, ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, सबसे अच्छा आंसर जो आप लिख सकते हो, हर जगह, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सॉइल हो, मिट्टी हो, चाहे वो हवा हो, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिल जाएंगे। आर दे लाइक प्लांट एंड एनिमल सेल? ठीक है, क्या वो प्लांट एंड एनिमल सेल की तरह होते हैं या अलग होते हैं? ठीक है, तो इनको देखने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी बेटे, है ना, जो कि माइक्रोस्कोप क्या करेगा, इनको बड़ा करके हमको दिखा देगा। ठीक है, तो इन्होंने बेटे देखिए, आजकल तो बहुत ही सस्ते सस्ते भी माइक्रोस्कोप आने लगे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है कि भाई किस प्रकार से आप देख सकते हो। तो इन्होंने बेसिकली, मैं बता देता हूँ आपको, इन्होंने सॉइल सस्पेंशन लिया, यानी कि मिट्टी के अंदर से थोड़े मट्टी लिया है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या लिया बेटे, पानी के अंदर से भी लिया है। ठीक है, ड्रॉप्स। तो इसके अंदर से देखेंगे किस प्रकार के आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉइल सस्पेंशन की बात करूं, ठीक है, तो केवल सॉइल के अंदर भी बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो हर जगह होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पे बता रखा, माइक्रो यानी कि वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग बीइंग, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनको माइक्रोब्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पॉन्ड वाटर के अंदर। अगर हमने माइक्रोस्कोप से देखा, पॉन्ड वाटर के अंदर हमको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले, जैसे कि अमीबा, जो कि एक प्रोटोजोआ का टाइप है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप कितने होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेटे 4 टाइप होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेटे 4 टाइप होते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका प्रोटोजोआ, पहले नंबर पे आपका आता है बेटे प्रोटोजोआ। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है अलगाए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है फंजाई। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है आपका बेटे बैक्टीरिया। ये 4 हमारे क्या होते हैं बेटे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन में रखा जाता है जिसको आप 5वें नंबर पे गिन सकते हो, वो है वायरस। अभी बताऊंगा क्यों वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग रखा जाता है। ठीक है, वो भी बताऊंगा क्यों, पहले आप इतना समझ लीजिए। पॉन्ड वाटर के अंदर अमीबा देखा गया, ये सिंगल सेल्ड था, मूविंग था, इरेगुलर इसकी शेप होती है, अपनी शेप को कभी भी ये चेंज कर सकता है। दूसरा देखा गया पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोआ का टाइप है, ये भी सिंगल सेल था। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा रहा था। ठीक है, इसकी जो मूवमेंट थी वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से, देखिए अगर ध्यान से इसको मैं जूम करूं तो यहां पर आपको छोटे छोटे बाल देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इनको बोलते हैं बेटे सीलिया। ठीक है, ये सीलिया ही इधर से उधर हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाता है, इसकी शेप फिक्स होती है। ठीक है, अगला है बेटे एल्गाई। ठीक है, एल्गाई भी सिंगल सेल होता है, ग्रीन दिखता है क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गई, ये हमको पॉन्ड वाटर में देखने को मिले थे। अब बात करें सॉइल सस्पेंशन के अंदर, सॉइल के अंदर क्या क्या देखने को मिला, तो बेटे हमको ब्रेड मोल्ड यानी कि फंजाई देखने को मिला, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये ब्रांच्ड था। ठीक है, इसके पास भी क्लोरोफिल था, सॉरी विदाउट क्लोरोफिल था, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये डेड एंड डिकेड मैटर से अपना खाना प्राप्त करता है बेटे। इसके अलावा एक और फंजाई का था जिसको बोलते हैं मोल्ड। ठीक है, इसमें भी ब्रांच चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ये भी विदाउट क्लोरोफिल था। ठीक है, ये भी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया। अगला आता है एल्गाई। ठीक है, स्पेरिकल था, ठीक है, गोल गोल था। ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल था, तो अपना ग्रीन पिगमेंट है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा चौथे नंबर पर आता है बैक्टीरिया, ये भी स्पेरिकल था, कोमा, ये अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाएंगे, स्पेरिकल भी है, कोमा भी है, ठीक है, स्पाइरल भी है, रॉड शेप्ड भी है, तो हर तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल, इनको हम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो मैंने आपको बताया था बेटे वायरस, इसको अलग क्यों रखा जाता है। देखिए क्या होता है बेटे वायरस, देखिए हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 2 शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो यानी कि छोटा, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु, तो जो जिंदा हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमेशा जिंदा होता है, लेकिन भैया वायरस भी तो जिंदा होता है, वायरस भी तो जिंदा होता है। ये कोरोना भी तो वायरस था, वो भी तो जिंदा ही था, तभी तो इंसानों को मार रहा था ना। देखिए वायरस के साथ क्या सिस्टम है, जब तक वायरस बाहर है तब तक वो डेड है,
जब तक वायरस आपकी बॉडी के बाहर है तब तक वो डेड है, यानी कि वो बाहर मरा हुआ है। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाएगा तुरंत जिंदा होगा बच्चे पैदा करके और अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखा जाता है। ठीक है, वायरस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल, तभी मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को जब वो किसी भी लिविंग सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, ठीक है, चाहे वो प्लांट के अंदर हो, एनिमल्स के अंदर हो या बैक्टीरियल सेल के अंदर हो। ठीक है, और फिर बीमारियां फैलाना शुरू कर देगा। समझ आ गया आपको वायरस को क्यों अलग रखा गया है? क्योंकि बाहर ये कैसा होता है बेटे, मृत होता है, डेड होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कनेक्टेड कैसे हैं, हम कनेक्टेड कैसे हैं? पहले वाली बुक के अंदर तो 4-5 चीज़ें थी, लेकिन इसके अंदर आपको कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा हमारा चैप्टर बड़ा हो चुका है, तो इसके बारे में किताब में थोड़ा सा कम लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटे, कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें लेमन, पोटैटो, ऑरेंज, जो भी फूड आइटम होते हैं जिनको बाहर रख दिया जाता है तो बेटे वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर फंजाई लग जाता है। ठीक है ना, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर लग जाते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स बोलते हैं जिनको हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस हैपन बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हर जगह थे, हवा में, पानी में, हर जगह थे ना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यू कैन यूज अ माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर सर्फेसिस ऑफ लीफ। ठीक है, अब इसके हम लीव्स को, स्टेम को, रूट को हर जगह देख सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगा सकते हैं। लेकिन भाई माइक्रोस्कोप खरीदेगा कौन? ठीक है, तो ये आपके स्कूल वाले अगर आपको करवाएं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सम ऑफ देम कैन बी इवन फाउंड इन द एक्सट्रीम क्लाइमेट। कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, कोल्ड जोन में भी मिल जाएंगे, हर जगह ये देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हमारा जो नाता है वो एक नाता ये है कि भाई ये ना इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? क्योंकि भाई जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एक तरीके से देखा जाए तो डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। डीकम्पोजर क्या होता है? जो भी देखिए, अगर मान लीजिए बेटा आपने केला खाया, ठीक है, केले का छिलका आपने सड़क पे फेंक दिया, अगर आप उसको कोई ना छुए ना तो भी अगर आप देखेंगे 2-3 हफ्ते के अंदर वो केले का छिलका मिट्टी बन जाएगा, सूखेगा, सूख के मिट्टी बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटे डिकम्पोज कर देंगे, सड़ा गला के मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये एनवायरमेंट को भी क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि खाद जैसे बनती है ना, खाद कैसे बनती है? सड़ी गली चीज़ों से तो हमारी खाद बनाई जाती है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं। ठीक है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, सॉइल कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फंजाई होता है, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो कि प्लांट वेस्ट को, जो जैसे मान लो आपका प्लांट है वो मर गया, ठीक है, प्लांट के मरने के बाद उसके ऊपर फंजाई बैठ जाएगा, बैक्टीरिया बैठ जाएगा और प्लांट को वेस्ट में जो प्लांट होगा उसको बेटा ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा सिंपलर सब्सटेंसेज में। ठीक है, डिकम्पोज में यही होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देंगे। ठीक है, और धीरे धीरे वो इतना टूटेगा कि आपकी मैन्योर बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, जिसको आप बाद में फील्ड में डाल सकते हो, यानी कि खेतों में डाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, ठीक है, जिसका नाम है बेटे वेदास, यानी कि हमारे वेदों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है कृमि। कृमि कीड़े मकोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि टाइनी एंटिटीज होती हैं। ठीक है, दृश्य, दृश्य यानी कि जो दिखाई देने वाली है, और अदृश्य यानी कि कृमि दृश्य भी है, अदृश्य भी है। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखाई देते हैं और नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सोचिए हमारे वेदों में इतनी पहले से ये सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे देखिए, इफ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी द डिकेइंग प्लांट्स। ठीक है, फॉलन लीव्स स्टोर्ड इन द कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन। हमने देखा होगा कि भाई बहुत सारे पेड़ के पत्ते जो गिर जाते हैं, ठीक है, गार्डन में। ठीक है, और कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाते हैं बेटे, डिसअपियर भी होते हैं, गायब भी हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अगर क्वेश्चन आए कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो बोल देना भैया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देना है, डिकम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहता है। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल। और जितने भी, जब वो चीज़ पूरी की पूरी तरह डिकम्पोज हो जाएगी तो उसके जो न्यूट्रिएंट थे पेड़ पौधे के, वो वापस से सॉइल के अंदर ही मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है बेटे, आपका पूरा का पूरा एक साइकिल चलती जाती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल। ठीक है, अगर आप देखें कोई जानवर भी मर जाता है ना, तो वो भी वापस से क्या होता है बेटे, मिट्टी के अंदर ही मिल जाता है। आपने बड़े बूढ़ों को कहते भी सुना होगा कि भाई ये शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो वो यही है कि अगर कोई नहीं भी होगा तो हमारा जो शरीर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके शरीर को क्या करेंगे बेटे, सड़ा गला कर मिट्टी में ही मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये हमारा रिसाइकल करने का काम कर रहे हैं, इस वजह से हमारा क्या होगा बेटे, जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस, बायो यानी कि जिंदा गैस, तो ये जिंदा चीज़ों से गैस कैसे बन रही है। ठीक है, मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई लिव इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, कुछ तो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वो कुछ गैसेस को निकालते हैं बेटे। ठीक है, बायोगैसेस को निकालते हैं बेसिकली, जिसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ठीक है, उसके अंदर बेटे मीथेन गैस भी आती है। ठीक है, तो समझ आ गया, यानी कि ये गैसेस निकालने का भी काम करते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में आपका बेटे कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, एक ये है हमारे आनंद मोहन चक्रवर्ती। ठीक है, वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया। उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करी। 1971 में उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरियम बनाया। ठीक है, जो कि ऑयल स्पिल को क्लीन कर सकता, ब्रेक डाउन कर सकता था। तो ठीक है, जिससे कि एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा सकता था। बाद में उन्होंने इस डिस्कवरी को पेटेंट करवा लिया था। ठीक है, पेटेंट लिया 1980 में। पेटेंट क्या होता है बेटे, कॉपीराइट होता है। जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हो, ठीक है, और आपकी सेम वीडियो को दूसरा डाल दे, ठीक है, तो आप कॉपीराइट डाल सकते हो ना, कि भाई ये तो मैंने डाली थी। तो इसी प्रकार से इन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया कि भाई, और गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले ली कि ये मेरा ही प्रोडक्ट है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता मेरे से बिना पूछे। तो ये होता है बेटे। ठीक है, परमिशन के बिना, परमिशन के कोई इसका और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसके बाद में इन्वायरमेंट की जितनी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन वगैरह की, सॉल्व की जाने लगी। ठीक है, तो ये हुआ। आगे देखिए, दूसरा जो रिलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और हमारा, वो है बेटे फूड को लेकर। फूड को लेकर भैया, आप फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बेटे सड़े गली चीज़ों खा रहे थे, लेकिन फूड के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटे, वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक है, अब अच्छे जो होते हैं ना, वो हमारे भोजन में हमारी सहायता करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक है बेटे यीस्ट, ठीक है, जिसको आप हिंदी में खमीर बोलते हैं, और दूसरा आएगा बेटे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, थोड़ी गलत हो सकती है। ठीक है, तो यीस्ट एंड लैक्टोबैसिलस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, सबसे पहले यहां पर बोल रखा है टेक अ 2 बाउल ए एंड बी। ठीक है, उनके अंदर 200 ग्राम आटा ले लेना है या मैदा ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर शुगर डाल लेना है। ठीक है, ए बॉल के अंदर यीस्ट पाउडर डालना है। ठीक है, और मिक्स करना है उसको अच्छी तरीके से। बी के अंदर डू नॉट ऐड एनी यीस्ट, यीस्ट नहीं डालना है। ठीक है, बाद में अगर हम देखेंगे ना बेटे, तो जो आटा होगा ना, वो ऐसे फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखिए क्या होता है, ये यीस्ट जो होता है ना, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, जो फूल जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ क्यों होगा, वो बता रहा हूँ मैं आपको क्यों होगा। देखिए, जब भी क्या होता है, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, इट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई का एक रिलेटेबल पार्ट होता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, वार्म क्लाइमेट में ग्रो करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आपके आटे के अंदर इसने आपका पाउडर, जो आपने पाउडर डाला है उसके अंदर यीस्ट था। ठीक है, यीस्ट क्या करता है, रिस्पायर करेगा, सांस लेगा, और सांस लेने के साथ साथ जो ब्रेक डाउन करेगा फूड का, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, रिलीज एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनेंगे, जिस वजह से आपका जो आटा था वो उठ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से डो यानी कि आटा है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लफी यानी कि फूला फूला लगेगा। ठीक है, और कुछ अल्कोहल भी वो छोड़ता है, जिसकी वजह से जो आपका जो स्मेल होती है आटे की बेटे, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, बाद में यीस्ट का इस्तेमाल अगर हम देखें तो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, ठीक है, आपने और भी चीज़, भटूरे खाए होंगे, जलेबी, ठीक है, इन सब चीज़ों में बेटे, इडली डोसा, इन सब चीज़ों में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस की बात मैं करूँ, ठीक है, ये फर्मेंटेशन ऑफ द बैटर ऑफ मेकिंग, अच्छा फर्मेंटेशन, लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल इडली डोसा, ठीक है, और दही बनाने में, इन सब में लैक्टोबैसिलस का बेटे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो देखेंगे हम कैसे। देखिए, इन्होंने बोला 2 बाउल लो, ए और बी, ठीक है, उनके अंदर ल्यूकवार्म मिल्क डाल लो। ठीक है, एक में ल्यूकवार्म मिल्क डालो, एक में कोल्ड मिल्क डालो बी में। ठीक है, हमने, और उसके बाद उसमें क्या करना है बेटा, उसको ढक दो। ठीक है, और स्पूनफुल ऑफ कर्ड, छोटी सी दही भी डाल लेनी है उसके अंदर। ठीक है, दोनों को मिला के रख देना है। अब क्या होगा, बाउल ए के अंदर वार्म कंडीशन है ना उसके अंदर, तो जहां पर भी वार्म कंडीशन होगी वहां पर क्या होगा बेटे, जो हमारा दही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या होगा, द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कर्ड के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दही के अंदर एक वो हमारा बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जब तक दूध के अंदर
ये लैक्टोबैसिलस नहीं पनपेगा, वो दही में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है सॉरी, ठीक है। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर, ठीक है, इन द मिल्क, ठीक है, जिसको हम लैक्टोज की फॉर्म में ये करेगा और अपने बच्चे पैदा करेगा, मल्टीप्लाइज करेगा, ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेगा, मिल्क को बेटे पूरा कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। और ये एल्कोहल नहीं निकालता उसकी तरह, यीस्ट की तरह, ये निकालता है बेटे लैक्टिक एसिड, ये निकालता है लैक्टिक एसिड। अब एसिड ध्यान से सुनो, एसिड क्या होता है, स्वाद में खट्टा। तो इसीलिए दही हमारी कैसी होती है बेटे, खट्टी होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे मैंने बताई आपको पहले भी कि भाई प्रोटोजोआ एक कैटेगरी है, फंजाई एक कैटेगरी है, बैक्टीरिया एक कैटेगरी है और अलगाई एक कैटेगरी है, ठीक है। इसके अलावा वायरस को अलग रखते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूं क्यों, ठीक है। सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है बेटे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक चित्र दे रखा है आपको और यहाँ पे छोटी छोटी बोल दिख रही होंगी, ठीक है, यही राइजोबियम यहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सोलन रीजन नोड्यूल्स के पास पाया जाता है। ये लेग्यूम्स के पेड़ पौधे यानी कि दलहन वाले, दाल वाले, जैसे कि बीन्स, पीज, लेंटिल्स, इसके आसपास में पाया जाता है। ये क्या करता है बेटे, नाइट्रोजन को, हवा के नाइट्रोजन को सॉइल में डाल देता है। ठीक है, तो ये करता है ये, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, हवा की नाइट्रोजन को सॉइल में डालने का मतलब क्या है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं ना बेटे, वो नाइट्रोजन को हवा से नहीं ले सकते हैं। उनको नाइट्रोजन अगर लेनी है तो उनको बेटे सॉइल के अंदर से यानी कि पानी के जड़ों के द्वारा सोखना पड़ेगा उसको, ठीक है। पानी के साथ ही नाइट्रोजन भी जाएगी उनके साथ में, ठीक है। तो इसलिए जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन डालने का काम होता है वो राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया का ही होता है बेटे, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस हेल्प प्लांट टू ग्रो बेटर, ठीक है, विदाउट केमिकल, ठीक है, बिना केमिकल डाले भी प्लांट ग्रो करते हैं इसी वजह से, क्योंकि राइजोबियम जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अमेजिंग माइक्रो एल्गाई टाइनी हेल्पर इन वाटर। अब माइक्रो एल्गाई क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी प्लांट की तरह होते हैं बेटे, ठीक है। ये वाटर में, सॉइल में, एयर में हर जगह देखने को मिल जाएंगे, ट्रीज के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। अब देखें कि भाई दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन, आधे से ऑक्सीजन तो यही निकाल रहे हैं, ठीक है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, इनके पास बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं। फूड सोर्सेज होते हैं, बहुत चीज़ों का, एक्वेटिक एनिमल का फूड सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि फिशेस वगैरह इनको खाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पिरुलिना हो गया, क्लोरिया हो गया या डायटोम्स हो गया, ठीक है, क्लोरेला सॉरी, स्पिरुलिना, क्लोरेला और डायटोम्स, ठीक है। ये सारे के सारे बेटे क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे सप्लीमेंट के रूप में भी काम आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे माइक्रो एल्गाई होते हैं, ठीक है। माइक्रो एल्गाई ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर, पेड़ पानी को साफ करने का भी काम करते हैं और बायोफ्यूल बनाने के भी बेटे ये काम आते हैं, ठीक है। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये खराब होते जा रहे हैं, यानी कि इनकी जो खत्म होते जा रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हो रहा है, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन का बैलेंस भी जो है बेटे वो धरती पर से खराब होता जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें केवल स्पिरुलिना की, तो ये माइक्रो एल्गाई है, हम जान चुके हैं, और इसको सुपर फूड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 60% बॉडी वेट के हिसाब से, मोर देन 60%, ओ तेरी, यानी कि अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 60% इसमें क्या होता है बेटे, प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर भी होता है, ठीक है। नाउअडेज फार्मिंग ऑफ स्पिरुलिना इज बिकमिंग फिजिबल, बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको उगा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिकता है आज के टाइम पे, ठीक है। ये आप बना भी सकते हैं, ये आप देख सकते हो कैसे बनाना है इसको, ठीक है ना। आगे देखिए, अच्छा अब हम बात करें कि वाई द सेल इज कंसिडर टू बी बेसिक यूनिट। अब सेल को बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं, हमने देखा था बेटे कि एक दीवार बनाने के लिए ईंट लगानी पड़ेगी, ईंट तो बेसिक चीज़ हो गई ना, ठीक है। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल, ठीक है। हमने देख लिया भाई, 10 बार पढ़ चुके हैं इस बात को कि जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बॉडी जो है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी एक चीज़ से बनती है, टाइनी बिल्डिंग से बनती है, जिसको बोलते हैं हम सेल, ठीक है। अ सिंगल सेल कंटेन्स बहुत सारे कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट, एक सिंगल सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमने देखा सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है, देयरफॉर दे आर मल्टी सेल्युलर, इसलिए उनको अलग से मल्टी सेल्युलर बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर लाखों सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल उनमें काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनमें एक ही सेल सारे काम करता है,
ठीक है। आप देखो सिंपल सी बात है, अगर हम मल्टी सेल्युलर हैं तो हमारा दिल अलग काम कर रहा है, फेफड़े अलग काम कर रहे हैं, किडनी अलग काम कर रहे हैं, लीवर अलग काम कर रहा है, ठीक है, स्टमक अलग काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो सिंगल सेल वाले हैं वो तो सिंगल सेल ही एक जीव है ना, तो सिंगल सेल ही सब कुछ काम करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। दे कैरी आउट ऑल फंक्शंस, ठीक है, सारे के सारे काम एक ही सिंगल सेल करेगा, ठीक है। अदर माइक्रोब्स जैसे कि एल्गाई, फंजाई, ये एक या ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यीस्ट इज ए यूनिसेल्युलर, ठीक है, जो यीस्ट है वो भी यूनिसेल्युलर है, ठीक है, लेकिन मोल्ड जो है वो मल्टी सेल्युलर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेटे याद करनी पड़ेगी। लाइक एनिमल एंड प्लांट सेल, द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे हमारे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन थी, इनके ऊपर भी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल ऑफ फंजाई एडिशनली हैव सेल वॉल, और फंजाई के पास तो सेल वॉल भी होती है बेटे। मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताया था प्लांट के पास और सम बैक्टीरियाज के पास भी जो होती है सेल वॉल होती है, तो फंजाई के पास भी अपनी सेल वॉल होती है, ठीक है। बट दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट उनके पास नहीं होता है, ठीक है। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ठीक है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर मैं देखिए आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूं, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस की ये भी तो एक बाउंड्री है ना, तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, उनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, तो बस ऐसे ऐसे अंदर का माल ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं होती। तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटे? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं इसको। जिसके पास बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। लेकिन जिसके पास बाउंड्री नहीं होती वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं बेटे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि वो अलग है, ठीक है ना। यीस्ट, प्रोटोजोआ, अलगाई, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, उन सबसे अलग माना जाता है इसको, ठीक है। वी हैव ओनली लुक्ड अ फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर हियर, द सेल हैज अदर कंपोनेंट, ठीक है। उसके जो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ोगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप 9th क्लास में आप बेटे पढ़ने वाले हो। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई द सेल अबाउट, जो आज के टाइम पे इतने तगड़े तगड़े हमारे पास माइक्रोस्कोप हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो एक चीज़ को, एक सेल को इकाई, दो, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 10 लाख टाइम बड़ा करके भी हमको चीज़ें दिखा सकता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा हम आसानी से इनके बारे में पढ़ सकते हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग्स, जितने भी हैं वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बेटे सेल से मिलकर बने होते हैं, चाहे एक सेल से मिलकर बने हो, चाहे लाखों करोड़ों सेल से मिलकर वो बने हो। और हर सेल अलग साइज का हो सकता है, अलग अलग शेप का हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर का हो सकता है, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। उन सब में अलग अलग सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।